ओके, तो आज हम लोग डी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये चैप्टर हम जैसे दूसरे टीचर थ्योरी ये तो कोई पढ़ाता नहीं, पर हम पढ़ाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज डिस्कस करेंगे। ना कि हम पढ़ेंगे ज्यादा थ्योरी जो कि आपके दिमाग को जाम कर दे, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि इतना ही ज्यादा क्वेश्चन करवा देगी जो आपके एग्जाम में ही ना आए। पर जितना आपके एग्जाम में आना है उतने क्वेश्चंस को हम डी ब्लॉक में से डिस्कस कर लेंगे अभी। बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे बोलते हैं ना, जिसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है ना, डी ऑर्बिटल में। आपको तो पता है एटॉम के अंदर एस पी डी एफ चार टाइप के ऑर्बिटल हैं। एटॉम के अंदर एस पी डी एफ चार टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। अगर अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन जाके डी ऑर्बिटल में एंटर किया तो उसको हमने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे कितने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, उनके 10 ग्रुप हैं और 4 पीरियड हैं। तो 4 पीरियड और 10 ग्रुप हुआ तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 4 इंटू 10 40 एलिमेंट्स। तो टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखो ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज, ये है 6D सीरीज। तो 3D सीरीज से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यहाँ पर आपको ये सब याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, ये 10 एलिमेंट हैं 3D के। और बाकी 4D 5D 6D के सिर्फ आपको ये दोनों याद करना है। मतलब 4D का पहला एलिमेंट होता है इट्रियम, आखिरी एलिमेंट होता है कैडमियम। वैसे ही 5D का पहला एलिमेंट होता है लांथानम, आखिरी एलिमेंट होता है Hg, मर्क्यूरी। और ऐसे ही 6D का पहला एलिमेंट होता है एक्टिनम और आखिरी एलिमेंट होता है यूयूबी, अनबियम। ओके, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। ओके, इसको हम आरजी भी बोलते हैं, रॉयंट जेनियम। ओके, आरजी, रॉयंट जेनियम। तो इतना आप अपने कॉपी में लिख सकते हो डी ब्लॉक कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, और ये कहाँ पर है ना, एस और पी के बीच में है। एस और पी के डी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के बीच में है पीरियोडिक टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए इनको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर होता है, डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसीलिए बोला गया इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ये सारे, ये जो 40 एलिमेंट है सब मेटल है, सब मेटल है। और सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में होता है। वो कौन है भाई? मर्क्यूरी। ये जो मर्क्यूरी मेटल है, दुनिया का एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है आपका? थर्मोमीटर में। तो आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कुछ भी याद है बचपन से तो पढ़ा है स्कूल में? मेटल आपको, कौन चीज को आप मेटल कहोगे, कैसे आप एक चीज को मेटल बोलोगे? तो याद है आपको? अरे आप दोनों में से किसी को भी नहीं याद है? ओके, तो देखो एक चीज में अगर मेटालिक लस्टर होगा, डक्टिलिटी होगा, मेलेबिलिटी होगा, और क्या, ऐसे जितने सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका होमवर्क है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, सैम्पल पेपर में भी है। ओके, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, उसको करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ऐसा करके सीएचएससी में आ जाता है क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, n हेलो माइनस सर। वन। हाँ बेटा। हाँ, आवाज आ रहा है ना सर? हाँ हाँ सर, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ना सर? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आप कौन से चीज को मेटल बोलो? सर वही जो डक्टाइल होगा, मेलिएबल। हाँ, डक्टाइल, मेलेबल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाँ, गुड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस हाँ यस। वेरी गुड। और उसका मेटेलिक लस्टर होगा। हाँ ओके, सारे मेटल का लस्टर नहीं होता, पर मैक्सिमम मेटल का एक लस्टर होता है जो कि बाहर से चकचक करता है या फिर चमकता है। ओके, तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फंडा क्या है ना, n-1 d10, 1 से 10 तक जाएगा, और ns0 1 और 2। ns0 का एक ही एग्जाम्पल है इस पीरियडिक टेबल में अपना, यही एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, प्लैटिनम 46 का। ns0 का एक ही एग्जाम्पल है। ओके, प्लैटिनम, पैलाडियम 46, pd 46। तो यहाँ पर क्या होता है ना, क्रिप्टन 36, 3d10, सॉरी ये 4d10 करो, इसे 4d10 करो, गलत हुआ है ये। 4d10 5s0, 4d10 5s0। ओके, 4d10 5s0। एडिट कर दो, अरे अपने कॉपी में एडिट करो, डॉक्यूमेंट को नहीं।
ये देखो, ये वाला जो टेबल है आपके पास, तो ये पीडीएफ भेज दिया है मैंने ना, नहीं भेजा है? ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा गया है, ये देखो ये हाँ वाला सर, जो। हाँ सर, हाँ, आया है। भेजा है। हाँ हाँ सर। ओके, तो ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला जो पार्ट है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, ब्लू में तो लिखा है, मैं रेड में या फिर रेड में लिखता हूँ। यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं, क्रोमियम का वाला और कॉपर का वाला। तो क्रोमियम में क्या होता है ना, 4s1 3d5 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉपर में क्या होता है ना, 4s1 3d10 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टेबिलिटी के रीजन से यहाँ पर 4s2 नहीं होता, और बाकी हर जगह 4s2 होता है। देखो, बाकी हर जगह 4s2 होता है, पर क्रोमियम और कॉपर में ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन। स्टेबिलिटी रीजन सर क्या है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, एम्प्टी या फिर कंप्लीट मतलब पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, समझ रहे हो? जो ऑर्बिटल में हाफ फील्ड हो, डी में अपने कितने सबसेल हैं, एक डी ऑर्बिटल में अपने कितने सबसेल हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किससे ना, पार्शियली फील्ड से ज्यादा होगा। मतलब आपको इतना बेसिकली ये याद रखना है कि D5 और D10 ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर ये बनते हैं क्रोमियम और कॉपर में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको दिमाग में डाल देना है। ये देखो, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और यहाँ पर देखो, हाँ, तो यहाँ पर देखो लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉलिड स्टेट तो अभी तक आपने, आप में से किसी ने भी सॉलिड स्टेट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। पर एक बात याद रख लो, जो एससी होता है, स्कैंडियम होता है, वन आता है बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, और ये जो क्रोमियम होता है वो भी बीसीसी बनाता है, और नॉर्मली सारे बीसीसी बनाते हैं, सिर्फ ये तीनों को छोड़ के, कॉपर, निकेल और जिंक ये बनाते हैं सीसीपी। ओके, ये बनाते हैं सीसीपी, और जिंक का एचसीपी ये पॉसिबल नहीं होता ज्यादा। और यहाँ पर देखो एचसीपी जो है वो हर जगह पॉसिबल नहीं होता, पर यहाँ पर इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हम जब सॉलिड स्टेट अच्छे से और एक बार डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा बीसीसी क्या है, सीसीपी क्या है, एचसीपी क्या है, समझ रहे हो? तो आगे हम चलते हैं, और डी ब्लॉक का क्या बाकी था अपना ना, साइज, मेटेलिक साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले डेंसिटी है, डेंसिटी है भाई। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है अपना डेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के डेंसिटी मैंने आपको गिवन दिए हैं टेबल में। यहाँ पर 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के डेंसिटी आपको गिवन है, और आपको एक क्विज भी बताया था, एक क्विज भी बताया था, क्या होता है ना, ऑस्मियम जो होता है, ये दुनिया का सबसे, ये जो ऑस्मियम होता है, ये दुनिया का सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट होता है। 22.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी। और एक चीज होता है अपना इरिडियम, इरिडियम का भी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, वही 22.7 के पास। तो ये दोनों को हम लेते हैं किलोग्राम का, जो अपना देखते हो ना, वजन जो किया जाता है किलोग्राम में, जो अरे पुराने टाइप का वजन जो देखते हो लोहे का जो लिया जाता है, ओके, उसका स्टैंडर्ड कहाँ से बनता है ना, ये ऑस्मियम इरिडियम से स्टैंडर्ड बनता है। अगर फिजिक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा कहीं से अच्छी जगह से, तो आपको ये बताया गया होगा कि ऑस्मियम इरिडियम से एक छोटा सा बॉल भी 1 किलो बन जाएगा। देखो इसका डेंसिटी कितना ज्यादा है, समझ रहे हो? एक छोटा सा पी साइज या फिर छोटा सा हैंड साइज बॉल, अपना क्रिकेट साइज बॉल भी 1 किलो का बन जाएगा। क्रिकेट साइज तो नहीं चाहिए, क्रिकेट साइज तो बहुत बड़ा हो रहा है, पी साइज या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, पिंग बॉल साइज 1 किलो का बन जाएगा। इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, अब देखते हैं साइज के बारे में, कौन मैसेज कर रहा है। अब देखते हैं साइज के बारे में। जो एटॉमिक साइज क्या होता है ना, रेगुलर डिक्रीज करता है, ये आपको पता है, अलोंग द पीरियड रेगुलर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है ना सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 21 थे, यहाँ पर 22 हो रहा है। एटॉमिक नंबर याद है ना सबका, यहाँ पर 23 थे और यहाँ पर 24 हो रहा है। पर ये देखो मैंगनीज का साइज क्यों बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा हो रहा है ना, क्यों बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पर जो होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है अपना डीडी एक्सपांड, डीडी कंट्रैक्शन टाइप का कुछ फेनोमेनन शुरू होता है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों का साइज हमेशा सेम होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल हमने बार बार डिस्कस किया है, ये सब फेरस मेटल है, और फेरस मेटल के सारे प्रॉपर्टीज आप जितने भी देखो, जितने भी ट्रेंड, उन तीनों का यहाँ पर सब कुछ सिमिलर रहता है।
और ये कॉपर जिंक में एक स्लाइट इंक्रीज होता है, एक स्लाइट इंक्रीज होता है, स्लाइट इंक्रीज होता है। ये ट्रेंड आपको लिखना है अपने कॉपी में, ये ट्रेंड आपको कॉपी में लिखना है, समझ रहे हो? साइज का ट्रेंड। और साइज का ट्रेंड का रीजन आपको मैंने बताया, पहले न्यूक्लियर चार्ज घटता है, पहले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होता है और साइज कमता है। पर यहाँ पर देखो क्रोमियम और मैंगनीज में साइज का क्यों इतना बड़ा अंतर है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैंगनीज में ऐड होता है वो उसको डिस्टेबलाइज कर देता है और उसका साइज बड़ा कर देता है, अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। और ये तीनों सेम है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और अपना जो क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैंसल करते हैं अपने आप को। ओके, और यहाँ पर देखिए ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहाँ पर जो जिंक निकेल कॉपर और जिंक में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है 4s1 और 3d10, और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है। और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इजी नहीं होता, तो उन लोगों के बीच एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बनता है, रिपल्सन। तो उसी रिपल्सन की वजह से कॉपर और जिंक में साइज का स्लाइट इंक्रीज होता है, समझ रहे हो? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अरे देखो ये पीडीएफ आपने फोन में खुला रखो और सुनते जाओ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखते जाओ, क्लास के बाद खत्म होने के बाद और एक बार ये पीडीएफ आपको देख लेना है। और आयनाइजेशन आयोनिक रेडी के बारे में बताया। आयोनिक रेडी का एक बेसिक ट्रेंड है, आयोनिक रेडी का एक बेसिक ट्रेंड है, आयोनिक रेडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना बड़ा होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। समझो मैंगनीज का मैंने +7 बताया और मैंगनीज का +2 बताया, तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है सर? ना +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, तो उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर मैंने सारे +2 ऑक्सीडेशन के साइज आपको बताए, और वो रेगुलर डिक्रीज करता है। और वो रेगुलर डिक्रीज करता है कहाँ से? ना टाइटेनियम से लेके कॉपर तक, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक। और जिंक को हमने कहीं क्यों नहीं लिखा ना, जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, उसके पास तो डी ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपने नहीं पढ़ा है शायद, देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। ट्रांजिशन मेटल्स में जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली वैरी करता है बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक, और उनका क्या होता है ना, लेफ्ट टू राइट एक रेगुलर इंक्रीज या फिर रेगुलर डिक्रीज आपको नहीं देखने मिलता। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है उसका, पहले टाइटेनियम से लेकर वानाडियम क्रोमियम तक एक बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, उसके बाद यहाँ पर मैंगनीज में एक स्टिप डिक्रीज होता है, उसके बाद जो आयरन कोबाल्ट निकेल है ये तीनों आसपास रहते हैं पर स्लाइड डिक्रीज चलता है यहाँ पर। और ये जो कॉपर है ये सबसे नीचे आ जाता है, ये जो मैंगनीज से भी ये कॉपर अपना सबसे नीचे आ जाता है। तो आपको क्या पता चला ना, सबसे कम मेल्टिंग और मेल्टिंग बॉन्ड किसका है ना, कॉपर का है, और सबसे ज्यादा किसका होगा ना, क्रोमियम का होगा हाईएस्ट। किस सीरीज में? 3D सीरीज में, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं हम। अगर हम टोटल डी ब्लॉक में देखें तो 5D सीरीज का एक एलिमेंट है टंगस्टन, एक 5D सीरीज का एक एलिमेंट है टंगस्टन जिसको हम W लिखते हैं, उसका ही सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसीलिए जो पुराने 100 वाट बल्ब थे, पुराने 100 वाट बल्ब जो आपने देखे होंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं टंगस्टन का फिलामेंट। ये आपको स्कूल में भी बताया गया होगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन में भी ये आता है, बहुत बार आता है हेलो सर, सर। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, वो थोड़ा डायग्राम और एक बार समझाएंगे सर? ग्राफ और एक बार समझाएं? ओके चलते हैं। आपसे समझ गया। ओके हाँ सर। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, रेगुलर यहाँ पर देखो वाई एक्सिस में हमने लिया मेल्टिंग पॉइंट को और एक्स एक्सिस में लिया हमने एटॉमिक नंबर को। तो क्या होता है ना, हाँ सर। रेगुलर अपना इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक? क्रोमियम तक, क्रोमियम तक। फिर एक स्टिप शार्प डिक्रीज करता है मैंगनीज तक। ओके, उसके बाद आयरन में हाँ सर। इंक्रीज करता है और कोबाल्ट निकेल हाँ में स्लाइड डिक्रीज करता है, और इसके बाद कॉपर सबसे कम होता है। तो आपको इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है ना, सबसे कम वैल्यू किसका होगा? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो सबसे कम वैल्यू किसका हो रहा टाइटेनियम में मैंगनीज और है कॉपर कॉपर होगा। का। देखो सबसे हाँ, नीचे सबसे कौन है? सबसे कम तो कॉपर है, हाँ, सबसे नीचे तो और यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? क्रोमियम। पर क्रोमियम। अपने पीरियडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट कौन है ना? टंगस्टन। ये जो 3D सीरीज में क्रोमियम सबसे हाईएस्ट है मेल्टिंग बॉन्ड में, बट अपना पीरियडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है टंगस्टन जिसका नाम है W, और ये यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में। ओके, और कुछ डाउट है? यही समझाया गया है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इस ग्राफ में। ओके, हाँ सर। वैल्यूज लिखने के अलावा हम वैल्यूज को याद नहीं करेंगे और ग्राफ को इजीली हम याद कर पाएंगे, इसलिए हमने ये ग्राफ बनाया है। ओके, वैल्यूज लिख के 10 वैल्यू याद करने का जो तरीका है वो गलत है। एक ग्राफ बनाओ और एक ग्राफ को अच्छे से याद रख लो कि कहाँ पर कौन ज्यादा है कौन कम है, इतना याद रख लेंगे तो आप बाकी सब खुद ही ड्रॉ कर पाओगे।
शुरू होता है टाइटेनियम कम से और ज्यादा होता है क्रोमियम तक, फिर मैंगनीज से, और उसके बाद आयरन से कॉपर तक कम होता है। तो आप खुद बना पाएंगे ये ग्राफ। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो नोट्स वाला पॉइंट है देखिए, ZnCdHg shows least melting and boiling point in the respective series because weaker metallic bonding is due to completely filled d orbital। और देखो टंगस्टन W as highest melting point, उसका वैल्यू है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ पा रहे हो कितना हाईएस्ट, मतलब कितना हाई टेम्परेचर है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लिखेंगे तो 3683 केल्विन। और ये आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या समझाया, अभी 11th के बच्चों को समझाया, आपको तो नहीं समझाया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ना, एक मेटल से उसका एक आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब एम को आप एम प्लस में बना रहे हो, एक आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल के मेटल प्लस में बना रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। और किसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा, किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, वो हम समझेंगे अपने नीचे ग्राफ में। और आपको ये पता है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, बिकॉज वहां से इलेक्ट्रॉन चोरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, वहां से इलेक्ट्रॉन चोरी करना हमारे लिए मुश्किल है। और यहाँ पर नोट्स में देखिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनका हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगा बिकॉज ये स्टेबल है। NH2 NP NH2 और ND10 है, N-1D10 है, तो ये लोग स्टेबल हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मतलब फुलफिल्ड है। यहाँ पर भी देखो 4s0 3d10 और 4s0 3d5, ये लोग भी हाफ फील्ड और फुलफिल्ड है। ये फुलफिल्ड है, डी का कैपेसिटी कितना होता है, 10 होता है, ओके फुलफिल्ड, और ये हाफ फील्ड है, तो ये दोनों भी स्टेबल हुए, इसलिए इनका भी आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई रहेगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसा एक चैप्टर है यस सर, आ रहा है। जिसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाने का है। ओके, इसीलिए मैं ये वैसे ये पूरा PDF हम लोग पूरा अच्छे से लिख दें कॉपी, फिर लर्न करेंगे ना। पूरा चीजें लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट लिखो, जैसे कि हमारा साइज इंपोर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी हाँ इंपोर्टेंट है, और मेटेलिक कैरेक्टर आगे है वो इंपोर्टेंट है, कलर इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है, ये 4-5 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। पर मैंने 15 प्रॉपर्टी ओके सर। लिख ली है नोट्स में, तो आपको 5 प्रॉपर्टी में ज्यादा फोकस करना है, समझ रहे हो, ठीक है सर। 5 प्रॉपर्टी में ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो बेसिक चीजें जैसे आपने मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आप कर पाओगे, समझ रहे हो। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो वो आप कर पाओगे। यहाँ पर देखो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा, वाइस वर्सा। और देखो ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक इंक्रीज करता है, और यहाँ पर मैंगनीज से कॉपर तक ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। जो आयरन कोबाल्ट निकल मैंने बताया ये सब हमेशा इक्वल रहते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल ये हमेशा इक्वल रहता है। और जिंक में अपना इंक्रीज करता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू। तो पहले न्यूक्लियर चार्ज के वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है मैंगनीज तक, बिकॉज रेगुलरली प्रोटॉन बढ़ रहे हैं अपने सेल में, और सेल नंबर नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज हम 3 पीरियड में है, मतलब 3 सेल हैं, पर 21 से लेकर 22 24 25 ऐसे करके अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींच रहे हैं, तो आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन चोरी करना होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा यहाँ पर। ओके, बेसिक चीज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंगनीज से कॉपर तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सेम होता है, बिकॉज सील्डिंग इफेक्ट जो होता है, डी ऑर्बिटल का जो सील्डिंग पावर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को सील्ड करने की कोशिश करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि इसको खींचता है अंदर, और ये डी ऑर्बिटल यहाँ पर इसको सील्ड करता है, ये दोनों ईच अदर को कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों ईच अदर को कैंसिल कर देते हैं, और बच क्या जाता है ना, नियरली सेम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बच क्या जाता है ना, नियरली सेम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पर आपको क्या पता है ना, मैंगनीज हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने पहले भी बताया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं इसको आपको नोट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ना, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, मतलब आप इजीली एक इलेक्ट्रॉन मेटल से ले सकते हो, और
नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं, जहां पर आपके सारे रिएक्शन वगैरह हो सके। ओके, तो उसको हम बोलेंगे मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है अपने एलिमेंट्स का, मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, और दीज एलिमेंट्स कैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से वैरी करते हैं, या फिर एस ब्लॉक मेटल से कैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैरी करते हैं। तो देखो यहाँ पर द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन दीज मेटल्स ओवरलैप विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम मेटल एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मेटल मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। और मैंने आपको मेटेलिक बॉन्डिंग का भी फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था ना, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच मेटल्स एटम, मेटल के एटम तैर रहे हैं, तो वो बनेगा अपना मेटेलिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने डिस्कस किया, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये तीनों एक ही एलिमेंट के हैं, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। ये 3D का है, ये 4D का मेंबर है, और ये 5D सीरीज का मेंबर है। ओके, तो यहाँ पर इन तीनों में अपना जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और देन डिक्रीज करता है। यहाँ पर होता है 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होता है 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर होता है 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कुछ इसका फंडा रहता है, क्यों रहता है, क्या रहता है, वो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो मिलेगा, पर इतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक कोई ज्यादा नहीं पढ़ाते, इसमें से क्वेश्चन सब डालते हैं, ये टॉपिक पढ़ाता कोई नहीं है। ओके, तो अच्छे से अगर आप एक बार समझ लेते हो ये टॉपिक को और आप खुद याद कर लेते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, आप याद कर लेते हो, तो आप आराम से इस चैप्टर के जितने भी 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये याद रख लो, इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स भी नहीं आते, 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स जो भी आएंगे, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना, मेटल के ऊपर जितना अपना चार्ज होता है, या फिर जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेटल को आपने प्लस बनाया, और प्लस आपने कितना बनाया, +x बनाया, +2 बनाया, +4 बनाया, उसी को बोलते हैं हम अपना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक मेटल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा। तो देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैंडियम का +3 होता है, वैसे यहाँ तक इंक्रीज कर करके कहाँ तक आता है, मैंगनीज का +7 आता है, फिर डिक्रीज करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अभिनंदिता, ये आपको पढ़ाया गया है, अगर आप क्लास में हो तो सुन रहे हो। ओके, तो देखो, यस सर। ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है ये टेबल। ओके, ये आपको समझ नहीं आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, डिटेल में पढ़ाया गया है, समझ आना चाहिए। देखते हैं, तो देखो यहाँ पर रीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा होने का, रीजन क्या होता है ना, पहले जब हम डी ऑर्बिटल को फिल करने की शुरुआत करते हैं, कहां पर ना, स्कैंडियम पे, स्कैंडियम पे D1 होता है, 3D1 होता है कि नहीं होता है, जहां पर हम डी ऑर्बिटल का फिलिंग शुरू करते हैं, वहां पर से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता जाता है, करता जाता है। पर जब पेयरिंग शुरू होता है, पेयरिंग कहां पर शुरू होता है ना, मैंगनीज के बाद, यहाँ पर जब पेयरिंग शुरू होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है, बिकॉज जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन के लिए पार्ट नहीं लेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे आयनाइजेशन में भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, मैंगनीज दिखाता है सबसे ज्यादा +7, क्रोमियम दिखाता है +6, उसके बाद जो आयरन कोबाल्ट निकेल उनका +3 +2, कोबाल्ट का क्या +3 +2, आयरन का +3 +2, निकेल का सिर्फ +2, और अपना कॉपर का +2 +1, और जिंक का सिर्फ +2। और जिंक तो एक ट्रांजिशन मेटल है भी नहीं, और आपको ये जो जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसको मत भूल जाना। ओके, और देखो ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, और अविनाश आप इसको इस नोट से अच्छे से देख लेना, मैंगनीज के पास सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है +7 तक, इसीलिए है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का राजा 3D एलिमेंट में। पर टोटल में मैंने आपको बताया था, टोटल अगर हम डी ब्लॉक की बात करें या फिर टोटल पीरियडिक टेबल की बात करें, तो वहां पर ऑस्मियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +8, और रुथेनियम भी दिखाता है +8। पर अगर ऑस्मियम और रुथेनियम में से पूछे तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है ना, ये ऑस्मियम वाला भाई ज्यादा स्टेबल होता है, और रुथेनियम थोड़ा कम स्टेबल होता है, पर दोनों ही +8 दिखाते हैं। किस कंपाउंड में दिखाते हैं ये मैंने नहीं बताया था, लिखो, OsO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और ये किस कंपाउंड में दिखाता है,
RuO4 रूथेनियम टेट्राऑक्साइड में, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8, बिकॉज एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा -8। तो इस -8 को इक्विवेलेंट बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए +8, तो हो गया ना। तो यहाँ पर आता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पीरियोडिक टेबल का। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बोर्ड्स में भी नहीं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पूछे जा चुके हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है +2 के बाद हर जगह पूछे जा चुके हैं। ये देखो मैंगनीज के सॉल्ट के मैंने बनाए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अभी आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, पर इसमें से आपको 2 चीज याद रखनी है। ये है एम्फोटेरिक MnO4, ये +4 में है, तो इसीलिए ये +2 में भी जा सकता है और +7 में भी जा सकता है, इसलिए हमने इसको लिखा एम्फोटेरिक। शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर और शोज बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कैसे बिहेव करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से बिहेव करेगा। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका एम्फोटेरिक नेचर के लिए बहुत फायदा होता है। ये हर जगह अपना जो केमिकल एनालिसिस है लैब्स में हर जगह यूज किया जाता है। और KMnO4 टाइट्रेशन तो आपने पढ़ाई होगा कॉलेज में, जो आता है पर्पल कलर का, जो आपके ब्यूरेट में रहता है। अरे पर्पल कलर का ब्यूरेट देखा हो कभी? पर्पल कलर का जो एक सोल्यूशन आपने ब्यूरेट में डाला है, केमिस्ट्री लैब गए होगे तो कभी देखे होगे, तो उसको बोलते हैं हम KMnO4। और यहाँ पर देखो क्रोमियम के भी कंपाउंड में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। यहाँ पर होता है +6, यहाँ पर होता है +6 और यहाँ पर भी होता है +6, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की। ओके, तो +2 3D सीरीज में हर एलिमेंट के पास 3D सीरीज में +2 बहुत कॉमन होता है, और +3 भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है, हर किसी के पास होता है जिंक को छोड़ के। तो +2 +3 सबसे ज्यादा कॉमन है। और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है ना, ऑस्मियम के पास और रूथेनियम के पास। PDF में भी अच्छे से लिखा गया है, तो देख लो। सर्टन मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी गुड। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने बताया है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर है, निकेल और आयरन में है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स में है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन थे, याद करो, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन थे, सब भूल जाते हो। न्यूट्रल लिगेंड थे अपने ये वाटर, अमोनिया NH3, EN, ओके, ये सब थे अपने न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड जहां भी लगते थे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं करते थे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाते थे जरूर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, पर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर 0 होगा। आपने ये हमें पहले से समझा दिया है। ओके, वेरी नाइस। तो अगर नहीं समझ आया तो बताओ, ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया या समझ आया? हाँ सर, समझाइए सर, और एक बार नहीं समझ और एक बार आया। समझाएंगे। देखो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज है। तो ये इस पार्ट पे अगर 0 चार्ज है तो इसके ऊपर हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए होगा, तो फिर जाके तो ये मॉलिक्यूल बैलेंस होगा। अगर इसके ऊपर मैंने +2 रख दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर मैंने +2 रख दिया और इसके ऊपर 0 है तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना 0 आना चाहिए। तो इसीलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, जो कि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में फेमस है। अभी देखो कॉलरेशन, कॉलर प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो ये कॉलरेशन इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, हेलो हाँ सर, हाँ, ऑक्सीजन स्टेट में कैसे कौन जाता है, क्या ऑक्सीजन स्टेट में सर जैसे कैसे मेटल सब जाता है सर, पता कैसे चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा, देखो तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें याद करना है, कौन से मेटल के पास कितने अपने पास प्लस हैं, कैसे ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैंगनीज का, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे मैं समझाऊँ ना, मैंगनीज का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। तो यहाँ से आप कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकते हो, पहले आओगे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओगे s के, ओके, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं s के, तो बन गया +2। उसके बाद d में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों ही अनपेयर्ड हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है, ओके, अनपेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल है।
तो इसको लेने के लिए आपको ज्यादा आयनेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी एनर्जी की पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप सब निकाल सकते हो। एक अगर निकाले तो +3 बना, 2 निकाल दिए तो +4 बना। ऐसे करके आपने पांचों के पांचों डी इलेक्ट्रॉन और 2 एस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो ये बन गया अपना +7। वैसे ही आपको अगर नेगेटिव पार्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना है, वैसे बेसिक चीजें हैं, क्लोरीन के -1 है और वो ऑक्सीजन के -2 है, सियानाइड का -1 है। ऐसे कुछ छोटे छोटे हमें ब्रोमीन का -1, फ्लोरीन का -1, ऐसे अपना वाटर का 0, ऐसे थोड़े थोड़े लिगेंड्स को आपको याद रखना है। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में एक लिगेंड्स का टेबल दिया था, ओके, उसको आपको थोड़ा एक रिवाइज कर देना है, किस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ओके, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने यहाँ पढ़ दिया डी ब्लॉक में, और लिगेंड्स के बारे में हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया है। देखो, तो कलरेशन जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसे आता है ना, डीडी ट्रांजिशन में आता है। डीडी ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल के 2 सेट होते हैं। एक होता है ईजी सेट, ईजी सेट ये है T2G सेट, इसको हम बोलते हैं T2G, जो प्लेन में रहते हैं। और ये जो ईजी सेट है एक्सियल में रहते हैं, एक्सिस में रहते हैं। और ये प्लेन वाले को हमने क्या बुलाया था, इक्वेटोरियल, हाँ कि नहीं, याद करो, इक्वेटोरियल बुलाया था कोऑर्डिनेशन में। और यहाँ पर इसको बुलाया था एक्सियल, ईजी को बोला था एक्सियल और T2G को बोला था अलोंग द प्लेन, या फिर हमने बोला था इक्वेटोरियल। तो एक्सियल इक्वेटोरियल को हमने कैसे स्प्लिट किया था अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, कि पहले ऊपर सर जाता था ईजी और नीचे जाता था T2G, ईजी T2G। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां तक जंप करता है, इसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। एक इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल्स के अंदर ही जंप करता है, उसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और कलर किस रीजन से आता है ना, इस डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलर प्रॉपर्टी, ओके, डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रॉपर्टी आता है। और कौन से आयन का कलर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें समझाने की बात सिर्फ इतनी थी कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और बाकी सारी चीजें आपको दिमाग में स्टोर करना है, कैसे, याद करके। ये देखो रीजन, देखो मैंने बताया, phenomenon in which the excitation of d electron takes place from lower energy orbital, नीचे के एनर्जी के ऑर्बिटल से ऊपर के एनर्जी के ऑर्बिटल पर एक d इलेक्ट्रॉन अगर जंप किया, कहां पर ना, विदिन दैट d सबसेल, विदिन दैट सेम d सबसेल is known as dd transition, and a dd transition shows color in the visible region। visible region मतलब जो अपना विबगियर है, विबगियर है ना, विजिबल रीजन, विबगियर में ही कलर शो करता है। विबगियर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब आपको याद है ना। तो इसमें से कौन से मेटल का, कौन से आयन का क्या कलर होगा, वो देखते हैं अभी, कौन से आयन का क्या कलर होगा। देखो, तो कभी जो मेटल जितना ट्रांजिट करता है वही कलर कभी नहीं दिखाता है, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी कलर दिखाता है, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी कलर दिखाता है। अगर एक मेटल ट्रांजिशन कर रहा है रेड कलर में, तो वो दिखाएगा ग्रीन कलर। अगर एक मेटल ट्रांजिट कर रहा है ब्लू कलर में, तो वो आपके आंखों को क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। ये हम कैसे डिसाइड करते थे, ये हम मुनसन कलर व्हील से डिसाइड करते थे। ये मुनसन कलर व्हील को अपने कॉपी में साइड में बना दो। क्या है मुनसन कलर व्हील ना, वायलेट अगर आपका एलिमेंट ट्रांजिट कर रहा है तो वो येलो दिखाएगा, अगर येलो से ट्रांजिट कर रहा है तो वायलेट दिखाएगा, वाइस वर्सा। ऐसे ही ब्लू और ऑरेंज के बीच रिलेशन है, और रेड और ग्रीन के बीच रिलेशन है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि एक डी ब्लॉक का आयन मुझे ट्रांजिशन दिखा रहा है रेड कलर में, तो उसका कंपाउंड का कलर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे रेड मार के आ जाएंगे, पर आपको अगर ये मुनसन कलर व्हील याद होगा, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है ना सर, ग्रीन है। तो मेरा अगर मेटल का ट्रांजिशन हो रहा है रेड में, तो उसका कलर क्या आएगा, उसके कंपाउंड का ना, रेड आएगा। समझ रहे हो। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज या फिर जो आपका 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते वक्त। ओके, तो कलरलेस डी ब्लॉक मेटल्स, कलर किस वजह से आता है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। तो जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या फिर कंप्लीटली फिल्ड होंगे, अगर डी में एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कंप्लीटली फिल्ड होंगे, तो वहां पर कोई कलर नहीं आएगा। तो एग्जांपल है, मैंने बताया जिंक प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट फील्ड, कैडमियम, मर्क्यूरी, यहाँ पर कॉपर प्लस में भी कंप्लीटली फील्ड, गोल्ड प्लस में भी कंप्लीटली फील्ड, सिल्वर प्लस में भी कंप्लीटली फील्ड, यहाँ पर कुछ कलर नहीं दिखाता। और डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन जहां पर होता है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है ना बेटा, तो एम्प्टी में भी कोई कलर नहीं दिखाता, क्योंकि ना डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जंप क्या करेगा जो कलर दिखाएगा, अगर जंप ही नहीं करेगा तो कलर कैसा दिखाएगा ये। ओके, तो यही है अपना फंडा कलर का।
ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मूवमेंट का, ओके, जो कि आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है मेरे साथ। अगर नहीं पढ़ा है, देखो ये एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन एक है कि KMnO4 जो कलर दिखाता है, यहाँ पर D0 कॉन्फ़िगरेशन है पर ये कलर दिखाता है। ये क्यों कलर दिखाता है ना, ये DD ट्रांजिशन के वजह से कलर नहीं दिखाता है, ये चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनन के वजह से कलर दिखाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, मेटल टू लिगैंड, सॉरी लिगैंड टू मेटल, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर दिखाता है। और यहाँ पर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगैंड टू मेटल नहीं होता, यहाँ पर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए ये कलर दिखाता है। यहाँ पर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, ये कलर दिखाता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है फेनोमेनन ऑफ चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद फेनोमेनन ऑफ चार्ज ट्रांसफर को मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं इस कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो फेनोमेनन ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्या होता है ना, ये जो मेटल है, ये जो मेटल है ये क्या करता है ना, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को देखते हैं हम, लिगैंड से मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये तो उसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में यूज कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर दिया। यहाँ पर देखो मेटल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 मेटल से 4 लिगैंड से इतने इतने इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसने ले लिया कि इसके ऊपर बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। तो अभी ये इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी संभाल नहीं पाता और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे वापस करता है चार्ज ट्रांसफर के फेनोमेनन के हिसाब से, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे वापस करता है चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनन की वजह से। अगर ये चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनन होगा तो आपका कंपाउंड कलर दिखाएगा, आपका कंपाउंड कलर दिखाएगा। तो वो कंपाउंड चाहे आपका D0 हो, वो कंपाउंड चाहे आपका D0 हो या फिर D10 हो, अगर वहां पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो कलर दिखाएगा। पर ये चार्ज ट्रांसफर वाला क्वेश्चन तो नहीं आता आपके एग्जाम में, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा शॉर्ट याद रख लो। KMnO4 और K2Cr2O4 में KMnO4 ये जो 7 है, ये पर्पल कलर क्यों आता है ना, चार्ज ट्रांसफर के वजह से, ये क्वेश्चन आता है। KMnO4 और K2Cr2O7 में कलर किसके वजह से आता है ना, चार्ज ट्रांसफर के वजह से आता है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर ऑरेंज कलर, ओके। बट ये नहीं पूछा जाता कि चार्ज ट्रांसफर क्या है, समझ रहे हो, आपको ये पूछा जाता है कि किसके वजह से कलर आता है ना, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। पर चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनन क्या है ये समझाने के लिए आपको कोई नहीं पूछता, ओके। तो जो पूछता है हम वही पढ़ के आगे चल जाएंगे। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या पता था ना, डायमैग्नेटिक मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक मतलब प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था ना, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का रूट ओवर बोर मैग्नेटन। और इसके निकालने के लिए हमें चाहिए क्या ना, अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए। जैसे देखो कोबाल्ट 2+ का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला, ये D7 है, तो D7 कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, तो यहाँ पर 4s0 3d7 हो गया कोबाल्ट 2+ का कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ना सर, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो n का वैल्यू हुआ 3, तो अपना म्यू का वैल्यू कितना आएगा, पुराने बच्चों बताओ जो कोऑर्डिनेशन बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, म्यू का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 3+2 15 bm। 15 bm को आप कितने लिखोगे, 3.90 बोर मैग्नेटन, 3.90 बोर मैग्नेटन। यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट नोट, इलेक्ट्रॉन पहले s ऑर्बिटल से जाता है, ये आपने दिमाग में डाल दो, फिर जाके d ऑर्बिटल से जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले s ऑर्बिटल से जाता है, फिर जाके d ऑर्बिटल से जाता है, ये छोटी सी गलती कभी मत करना। और क्या क्या चीजें हमारे पास इस टॉपिक में, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पीडीएफ में जाके सारे जो एग्जाम्पल्स किए गए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर से ये सारे देख लेना है। और यहाँ पर देखो और छोटे छोटे टॉपिक्स दिखाए गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये पूरा मतलब आपको याद ही करना है। कॉम्प्लेक्स क्यों दिखाता है ना, ये लिगैंड को अकोमोडेट करता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ना, अगर ये कुछ कंपाउंड को रिड्यूस करता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का साइज क्या आएगा ना, नेगेटिव साइन आएगा हर जगह, सिर्फ कॉपर में शायद पॉजिटिव साइन आता है, और वो लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब आपके एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा आपके कंपाउंड के अंदर, आपके डी ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई दूसरा इंप्यूरिटी आके उसके अंदर घुस जाता है, तो उसको हमने बोला इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये भी थ्योरी जरा पढ़ लेना। और अगर इंप्यूरिटी घुसेगा तो स्टोकियोमेट्री में गड़बड़ होगा, मतलब ये नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड बनेगा। देखो ऐसे कभी आपने बुक में कंपाउंड लिखा हुआ देखे हो, नहीं देखे हो, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड सारे बनाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम जनरली बोलते हैं डिफेक्ट, बिकॉज ये एक डिफेक्टिव पीस है भाई। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक बार रीडिंग मारना और मुझे डाउट क्या है पूछना।
अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट आया पूछना। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कैटालिस्ट करता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और हमें एक अल्टरनेट पाथ में रिएक्शन को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने का मौका देता है। और कौन कौन सा कंपाउंड कैटालिस्ट में यूज होता है डी ब्लॉक में से, ये आपको देख लेना है। और एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय कैसे बनता है, ब्रास ब्रोंज वगैरह, ये आप देख लेंगे। और यहीं पर अपना डी ब्लॉक का एक ये क्या फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर था। आपको ये पीडीएफ पढ़ना है और मुझे डाउट्स पूछना है डी ब्लॉक में से, जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है आपको पूछना है। और इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको पहले से बता दिया है, 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और उसी 5 प्रॉपर्टी में आपको फोकस करना है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज को एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट। डी ब्लॉक केमिस्ट्री अपना खत्म हुआ और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। अब उससे पहले आप डी ब्लॉक को अच्छे से खत्म करो, अच्छे से डी ब्लॉक्स के क्वेश्चन